बीएड बीएससी पार्ट 3 ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नया लेसन है, यानी सबसे पहली बात आती है व्यापार किसे कहा जाता है। तो वस्तुओं के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता है? व्यापार कहा जाता है। वस्तुओं को खरीदते हैं या बेचते हैं, उनका जो क्रय विक्रय होता है वो क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। व्यापार को अपन दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक राष्ट्रीय व्यापार होता है और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय व्यापार। एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य होने वाला व्यापार तो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और एक ही देश के विभिन्न जो भाग होते हैं उनमें अपन राज्य को लेते हैं, जिले को लेते हैं, नगर को लेते हैं और गांव को लेते हैं। लेकिन अगर दो देशों के मध्य व्यापार होता है तो उसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य होने वाले व्यापार को तो राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है और दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। आज के समय अगर व्यापार का अध्ययन करें तो व्यापार सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यापार के कारण से वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं और वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण से दोनों ही क्षेत्रों में उन वस्तुओं की क्या हो जाती है? आपूर्ति हो जाती है। दोनों क्षेत्रों में वस्तुओं की आपूर्ति भी हो जाएगी और दोनों क्षेत्रों में वे वस्तुएं समान रूप से भी उपलब्ध हो जाएगी और उन वस्तुओं के मूल्य में भी क्या नहीं होती है? वृद्धि नहीं होती। व्यापार का अध्ययन करें तो व्यापार का जो प्रारंभिक रूप था वो विनिमय था। विनिमय का मतलब था उस समय मुद्रा की यानी रुपए पैसे नहीं पाए जाते थे, अतः वस्तु के बदले वस्तु ही दी जाती थी। क्या दी जाती थी? वस्तु के बदले वस्तु ही दी जाती थी और उसी के द्वारा व्यापार का जन्म हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे नमक के द्वारा वस्तुओं को एक यानी व्यापार किया जाने लगा, क्योंकि उस समय समुद्र से नमक निकालना अत्यंत महंगा होता था, अतः मुद्रा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? नमक का प्रयोग किया जाता था। और जैसे ही मुद्रा का विकास हुआ, पैसे के बदले व्यापार होने लगा। तो अपन आज बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो दो देशों के मध्य वस्तुओं के आयात और निर्यात, दो चीज होती है इसमें। एक तो वस्तु का आयात होता है और दूसरा निर्यात। आयात का मतलब होता है किसी भी देश से वस्तु को मंगवाना क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। और किसी देश में वस्तु को भेजना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। आयात तो कब होगा? जैसे अपने देश में किसी वस्तु की कमी है और दूसरे देश में वो वाली वस्तु अधिक है, तो अपन उस देश से अपने देश में वस्तु मंगवाते हैं और मंगवाने की ये वाली क्रिया क्या कहलाती है? आयात कहलाती है। लेकिन अगर अपने देश में किसी वस्तु की बहुलता है और अपन अपने देश से वही वस्तु दूसरे क्षेत्र में भेज रहे हैं तो फिर क्या कहलाएगा? निर्यात कहलाएगा।
अब दो देशों के मध्य जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था तो प्रारंभिक काल में खाद्यान्नों का आयात होता था। कृषिगत पदार्थों का आयात होता था और कच्चे माल का क्या होता था, व्यापार होता था। ये वाली चीज तो क्या होती थी, निर्यात होती थी। और मशीनी ये वाली क्या होती थी, निर्यात होती थी, सॉरी आयात होती थी। प्रारंभिक काल का अध्ययन करें तो प्रारंभिक काल में तकनीकी ज्ञान कुछ ही देशों के पास था और तकनीकी ज्ञान कुछ ही देशों के पास से होने के कारण से जिन देशों के पास तकनीकी ज्ञान था वो देश अन्य देशों से कच्चा माल मंगवाते थे, अर्थात वो देश कच्चे माल को भेजते थे। फिर जिसके पास में तकनीकी ज्ञान था वो देश वहां से मशीनों का निर्माण करते उस कच्चे माल के द्वारा और वापस उन्हीं देशों में भेज देते। कच्चे माल का जब ये लोग निर्यात करते तो इनके द्वारा आमदनी कम प्राप्त होती और धीरे धीरे ये देश पहले ही गरीब थे और भी क्या होते चले गए, गरीब होते चले गए। लेकिन धीरे धीरे स्थिति क्या हुई, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में परिवर्तन आ गया। उन देशों के पास भी तकनीकी ज्ञान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और जैसे ही तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हुई, मशीनी इंजीनियरिंग सामान उर्वरक इनका उत्पादन अपने ही देश में करने लगे। भारत का अध्ययन करें अपन तो प्रारंभिक काल में भारत क्या करता था, खाद्यान्नों का आयात करता था और भारत के पास में जितनी भी पूंजी थी वो सारी की सारी पूंजी खाद्यान्नों के आयात में लग गई। क्यों? क्योंकि भारत में उस समय जनसंख्या अधिक थी, आज भी जनसंख्या अधिक है और उस समय भी जनसंख्या अधिक थी। अतः बढ़ी हुई जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति हेतु खाद्यान्नों का क्या किया जाता था, आयात किया। लेकिन 70 के दशक के बाद में हरित क्रांति का उद्भव हुआ। हरित क्रांति का मतलब है उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशक इनका एक साथ उपयोग करते हुए देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाना ही क्या कहलाता है, हरित क्रांति कहलाता है। तो वैसे ही हरित क्रांति अपने देश में लागू की गई और देश धीरे धीरे क्या हो गया, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। अतः कृषिगत उत्पादन में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी और भारत खाद्यान्नों का क्या करने लग गया, निर्यात करने लग गया। लेकिन वर्तमान का अध्ययन करें तो भारत में शक्ति के स्रोत कम पाए जाते हैं। अतः भारत क्या करता है, जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उन पेट्रोलियम पदार्थों का क्या करता है, आयात करता है और भारत का अधिकांश पैसा उसी में चला जाता है। कच्चे तेल का आयात भी करता है, उर्वरक का आयात भी करता है। इस कारण से धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ता है, ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। अब जो व्यापार होता है इस व्यापार का 90% भाग वो पतन के द्वारा होता है, क्योंकि भारी वस्तुओं के परिवहन का सबसे सुगम तथा सस्ता साधन कौन सा है, जल परिवहन। और 90% जो भाग है वो पत्तों की या बंदरगाह के द्वारा होता है। इसी कारण से बंदरगाह या पतन को क्या कहा जाता है,
अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का जो 90% व्यापार है वो किसके द्वारा होता है? बंदरगाहों के द्वारा होता है। और इसी कारण से जो पतन है या बंदरगाह है उनको क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आदत। पहला आता है संसाधनों की भिन्नता। दूसरा जनसंख्या भार में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। परिवहन विदेशी नीति और आर्थिक प्रारूप में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। इसके साथ में अपन लेते हैं तकनीकी ज्ञान को लेकर। यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार से मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जन्म किस कारण से होता है? दो देशों में व्यापार कब होगा? जब एक देश में वस्तु की कमी होगी और दूसरे देश में वस्तु की क्या होगी? अधिकता होगी। अपने पास में अपनी जरूरत की वस्तु है उतनी मात्रा में जिसके द्वारा अपनी आपूर्ति होगी तो अपन कभी उसको बेचेंगे नहीं, और अपने पास में अधिक मात्रा में है तो अपन उसको क्या करते हैं? बेचते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार की बात करें तो सबसे पहला आता है संसाधनों की भूमिका। संसाधन किसे कहा जाता है? वे समस्त पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अब संपूर्ण प्रदेशों का अध्ययन करें तो भू आकृति, जलवायु, संपूर्ण विश्व का अध्ययन करें तो संपूर्ण विश्व में अलग अलग प्रकार की धरातलीय आकृति पाई जाती है और अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार की कृषि दशाओं का जन्म होता है। प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन करें तो प्रत्येक क्षेत्र में एक समान धरातल नहीं पाया जाता है और एक समान ही जलवायु नहीं पाई जाती है। संपूर्ण विश्व का अध्ययन करें तो प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है? जलवायु पाई जाती है। और अलग अलग प्रकार की भू आकृति के कारण से, अलग अलग प्रकार की जलवायु के कारण से विभिन्न प्रकार की कृषि दशाओं का जन्म होता है। कृषि में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। अतः एक स्थान पे बाजरे की कृषि होती है, एक स्थान पे गेहूं की कृषि हो रही है, एक स्थान पे चावल की कृषि हो रही है, एक स्थान पे चाय की कृषि हो रही है, एक स्थान पे कॉफी, कहीं पे कपास की तो कहीं पे गन्ने की कृषि हो रही है। जिस क्षेत्र में जिस कृषि का उत्पादन अधिक होता है वहां से उस वस्तु का निर्यात होगा, और कौन से क्षेत्र में होगा? जहां पर उसकी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। तो भू आकृति और जलवायु की विभिन्नता के कारण से कृषि के प्रारूप में परिवर्तन आ जाता है और उसके कारण से किसका जन्म होता है?
अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है। दूसरी बात करें अपन खनिज संपदा की बात। प्रत्येक क्षेत्र में समान प्रकार की खनिज संपदा नहीं पाई जाती। आज संपूर्ण विश्व का अध्ययन करें तो कहीं पे लोहा निकलता है, कहीं पे कोयला निकलता है। अब जैसे भारत का ये अध्ययन कर लें, भारत में लोहा भी पाया जाता है, कोयला भी पाया जाता है, लेकिन यहां पर सोना नहीं पाया जाता है। चांदी भी कम पाई जाती है। अतः जो खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं उनका निर्यात किया जाता है, जो खनिज कम मात्रा में पाए जाते हैं उनका क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। तो प्रत्येक क्षेत्र में समान प्रकार की खनिज संपदा नहीं पाई जाती है, और समान प्रकार की खनिज संपदा नहीं होने के कारण से वहां पर किसका जन्म होता है, व्यापार का जन्म होता है। फिर बात करें अपन शक्ति संसाधन। संपूर्ण विश्व के कुछ ही ऐसे देश पाए जाते हैं जहां पर खनिज तेल या पेट्रोल पाया जाता है, जैसे सऊदी अरब हुआ, इराक हुआ, ईरान हुआ, कुवैत हुआ, कतर, बहरीन। इन क्षेत्रों में खनिज तेल के कुएं पाए जाते हैं। ये 4-5 देश ऐसे हैं जो कि संपूर्ण विश्व में खनिज तेल की आपूर्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास तो अधिक मात्रा में पाया जाता है, अन्य देशों के पास में कम मात्रा में पाया जाता है। इस कारण से व्यापार का जन्म होता है। तो पहली बात ये आती है संसाधनों में भिन्नता के कारण से। जिस क्षेत्र में संसाधन कम पाए जाते हैं उस क्षेत्र में अधिक क्षेत्र वाले से मंगवाए जाते हैं, किसका जन्म होगा, व्यापार का जन्म होता है। दूसरी बात आती है जनसंख्या भार में परिवर्तन। संसाधनों का उपयोग कौन करते हैं, व्यक्ति करते हैं, मनुष्य करता है, मानव करता है। अब कुछ क्षेत्रों का अध्ययन करें तो कुछ क्षेत्रों में संसाधन अधिक पाए जाते हैं, जनसंख्या कम पाई जाती है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर संसाधन तो अधिक हैं, लेकिन उनका उपयोग करने वाली जनसंख्या कम है। जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है और संसाधन कम पाए जाते हैं। अतः जो जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर आयात अधिक होता है, वस्तुएं अधिक मंगवाई जाती है, और जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है वहां से निर्यात अधिक होता है। समझ में आ रहा है? यानी जनसंख्या बाहुल्य जो क्षेत्र होते हैं वहां पर हमेशा आयात अधिक होता है, और कम जनसंख्या वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर हमेशा निर्यात अधिक होता है। और इसी कारण से स्थिति ये होती है, जब आयात और निर्यात होगा, वस्तु अधिक मंगवाते हैं, तो उस देश का व्यापार संतुलन क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। व्यापार संतुलन ऋणात्मक क्यों हो जाता है? क्योंकि वो देश मंगवाता अधिक है, बेचता क्या है, कम है, और धीरे धीरे उस देश में आर्थिक भार बढ़ जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं परिवहन। व्यक्ति तथा वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की क्रिया को क्या कहा जाता है, परिवहन कहा जाता है। व्यापार में वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, और जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तो ही व्यापार होगा, नहीं तो व्यापार नहीं होगा। तो जिन क्षेत्रों में सुविकसित परिवहन के साधन पाए जाते हैं वहां पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक होता है, और परिवहन का साधन भी अगर सुगम और सस्ता होगा तो ही व्यापार अधिक होगा, क्योंकि परिवहन का मूल्य वस्तु के मूल्य में जुड़ जाता है, और वस्तु के मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अतः जिन क्षेत्रों में समुद्री मार्गों के द्वारा व्यापार होता है वहां का व्यापार सस्ता पड़ता है। इसके बाद में आता है विदेशी नीति।
विदेशी नीति की बात करें तो विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं। उन देशों के पास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं होती है और पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं होने के कारण से वो अपने व्यापार हेतु विकसित देशों पर निर्भर होते हैं। किस पे निर्भर होते हैं? विकसित देशों पर निर्भर होते हैं। अतः जिन देशों के पास में पर्याप्त पूंजी होगी उन देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावी होता है और उन क्षेत्रों में रोजगार का जन्म भी होता है। इसके बाद में आता आर्थिक प्रारूप में परिवर्तन। कुछ देश विकसित होते हैं, कुछ देश विकासशील होते हैं, अर्थात कुछ देशों के पास में तो पूंजी की कमी पाई जाती है, कुछ देशों के पास में पूंजी की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। हमेशा विकासशील देश अपने व्यापार हेतु विकसित देशों पर निर्भर होते हैं। विकसित देश विनिर्मित वस्तु का व्यापार करते हैं और उनका मूल्य अधिक होता है तो वो और भी क्या होते जाते हैं? धनी होते जाते हैं। जबकि विकासशील देश क्या करते हैं? कच्चे माल का निर्यात करते हैं और जब कच्चे माल का निर्यात करेंगे तो मूल्य कम होगा और उनकी इकोनॉमिक स्थिति और भी क्या हो जाती है? गिर जाती है। इसके बाद में आता है तकनीकी ज्ञान के द्वारा गुणवत्तापूर्ण वस्तु का निर्माण होता है और जब गुणवत्तापूर्ण वस्तु का निर्माण होगा तो इसका मतलब सीधी सी बात है उस वस्तु की खपत अधिक होगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या विश्व के बाजारों में उस वस्तु की मांग अधिक होगी और मांग अधिक होने के कारण से उस वस्तु की खपत अधिक होती है। अतः जिन देशों के पास में तकनीकी ज्ञान अधिक पाया जाता है उन देशों में व्यापार अधिक होता है और जिन देशों के पास में तकनीकी ज्ञान कम पाया जाता है उन देशों में व्यापार कम होता है। तो ये 6 कारक ऐसे हैं संसाधनों में विविधता के कारण से, जनसंख्या में परिवर्तन के कारण से, परिवहन के साधनों के कारण से, विदेशी नीति, आर्थिक प्रारूप में परिवर्तन है और तकनीकी ज्ञान के कारण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है। 2 देशों के मध्य क्या होता है? व्यापार होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।